Hello guys, welcome back to my channel. My name is Prachi Tekriwal and I hope you all are doing good. So friends, as you know that this channel is for those candidates who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Laws Code 55 and also for those who are preparing for other government examinations with a specialization in human resource management. So today we are going to discuss some of the questions which were previously asked in the examination of NTA UGC NET JRF and this classes will be in Hindi and अगर आपको क्लासेस के समय कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी डाउट आते हैं या कुछ फीडबैक देना है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कर दोगे सो दैट कि मैं जब भी देखूं तो मैं आपको उसमें इंडिविजुअली जो है उस पर आंसर्स दे सकूं। तो चलिए क्लासेस को ज़्यादा देर ना करते हुए भी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेट वर्कमैन एक्ट। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्कमैन एक्ट की बात हो रही है 1979 की। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलाउंस टू बी पेड टू द लेबर। ठीक है, तो जो हमारा इंटर स्टेट वर्कमैन एक्ट था 1979 में, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है एक लेबर को। तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस बेसिकली सपोज करते हैं कि एक कोई लेबर है जो दिल्ली में काम कर रहा है एंड उसको कॉन्ट्रैक्टर के मतलब कॉन्ट्रैक्टर के किसी टर्म्स के कारण या कॉन्ट्रैक्टर जब उसको अपॉइंट कर रहा है तो वो दिल्ली में रहता है लेकिन उसको मुंबई शिफ्ट होना पड़ता है। तो इन दैट केस जो डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही है तो उसके एवज में वो उसको कितना अलाउंस प्रोवाइड करेगा। तो इंटर स्टेट वर्कमैन एक्ट 1979 में जो इसका सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 14। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो सेक्शंस होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के आपको सेक्शंस याद होने चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इंटर स्टेट वर्कमैन एक्ट 1979 में जो सेक्शन 14 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर किसी लेबर को लेकर के आता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगा जो कि कितना होना चाहिए, इट शुड बी आइदर द 50% ऑफ द मंथली वेजेस पेबल टू हिम। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ भी है कि 50% मंथली वेजेस का होना चाहिए या 75 रुपीज, ठीक है, या 75 रुपीज। तो इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, ठीक है, 50% उसके मंथली वेजेस का या 75 रुपीज, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, इसका आंसर आपका बनेगा सेकेंड, यानी कि इंटर स्टेट वर्कमैन एक्ट 1979 के हिसाब से सेक्शन 14 के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एक लेबरर को डिस्प्लेसमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगा और ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना होगा, या तो उसको जो वेजेस दी जा रही है, मंथली वेजेस दी जा रही है, उसका 50% होगा या 75 रुपीज जो कि ज्यादा हुआ अमाउंट में। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा अमाउंट में उतना अमाउंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, राइट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, Which of the following statement relating to the central advisory। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात हुई है, ठीक है ना। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी होती है और एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो चार सेंटेंस दिए हैं आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है, वो इनकरेक्ट है, राइट। तो अब इसमें देखिए पहला क्या है, चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप इस एक्ट को पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 को पढ़ोगे तो इसके सेक्शन 3 में, ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसको कहीं नोट भी करते जाओ। सेक्शन 3 में अगर हम लोग बात करेंगे, इस एक्ट के सेक्शन 3 में बात करेंगे, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए। इसके अकॉर्डिंगली जो चेयरमैन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो पहला सेंटेंस सही है, तो इसका मतलब पहला सेंटेंस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या है, द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो डेफिनेटली ये भी इसके प्रोविजन में आता है, सेक्शन 3 में आता है कि जो चीफ लेबर कमिश्नर होगा उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये भी सेंटेंस सही है, पहला सेंटेंस भी सही है, दूसरा सेंटेंस भी सही है, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब थर्ड सेंटेंस क्या रहा है, द लेबर कमिश्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट की बात आ रही है, ठीक है, और हम यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के टर्म में सही नहीं है। ये किसके टर्म में सही है, ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के टर्म में सही है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा 3, बिकॉज ये स्टेट के बारे में बात हो रही है, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है। और ये केस में क्लियरली मेंशन है सेक्शन 3 के में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है कि जो चीफ लेबर कमिश्नर होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। और अगर सेक्शन 4 की बात करेंगे, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बात करेंगे, तो इसमें ये मेंशन है कि लेबर कमिश्नर जो स्टेट का होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। तो इसलिए आपका आंसर इसका क्या होगा, 3, क्योंकि 3 इनकरेक्ट सेंटेंस है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के टर्म में। अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 17 बट नॉट लेस देन 11 एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, रेलवे, कोल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिनिमम 11 और मैक्सिमम क्या होता है 17 जो है मेंबर्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना, नॉमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी आपको क्या मिल गया है, 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा हेल्थ प्रोविजन है, ठीक है, उसके अंडर इन चारों में से क्या चीजें नहीं आएंगी, राइट। तो अगर आप देखोगे क्लीननेस, ठीक है, अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 को जल्दी से अगर आप हम लोग एक रिवाइंड करेंगे तो इसके सेक्शन 11 में, ठीक है, सेक्शन 11 में साफ साफ क्लीननेस के बारे में कहा गया है कि जो हमारा वर्क प्लेस है उसको क्लीन रखना है। तो क्लीननेस इसके हेल्थ प्रोविजन में आता है। ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे तो सेक्शन 18 के अंतर्गत, ठीक है ना, हेल्थ प्रोविजन, हेल्थ सेफ्टी, मतलब हेल्थ प्रोविजन के अंतर्गत भी आपको ड्रिंकिंग वाटर का जो है प्रोविजन रखना है, ठीक है ना। सेक्शन 18 में ये साफ साफ मेंशन है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 18 में, ठीक है। फिर इसके सेक्शन 19 में आपका लैट्रिन्स और यूरिनल्स का जो है पूरा मेंशन है कि आपको इसको रखना है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, एक लेबर के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये तीनों चीजें ही आपको रखनी है, राइट। अब ये जो फर्स्ट एड अप्लायंसेस आ रहा है, अब ये फर्स्ट एड अप्लायंसेस क्या है, ये फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 45 में मेंशन है, लेकिन ये आपका हेल्थ प्रोविजन में नहीं आता, ये किस में आता है, ये आपका सेफ्टी एंड वेलफेयर में आता है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें आपको पहले से आप नहीं कर रहे हो, ये फर्स्ट एड का प्रोवाइड कर रहे हो जब कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन जो प्रिकॉशनरी बेसिस पे आपको पहले से लेना है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, वो सफाई को, ड्रिंकिंग वाटर को, लैट्रिन्स और यूरिनल्स को, तो ये सारी चीजें आपको रखनी है, ठीक है। तो आपके ध्यान रखोगे ये जो सेक्शंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है ना। और फैक्ट्री एक्ट 1948 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा पढ़ डालो, ठीक है ना, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए ये चीजें तो आपकी बननी ही है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो फर्स्ट एड अप्लायंसेस है, क्योंकि वो सेफ्टी और वेलफेयर प्रोविजन में आता है, हेल्थ प्रोविजन में नहीं आता, राइट। बाकी क्लीननेस, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स और यूरिनल्स ये आपके सेक्शन 11, 18 और 19 में क्लियरली मेंशन है कि हेल्थ प्रोविजन का पार्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948 के, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द वेजेस। ठीक है, अगर हम लोग जो वेजेस की बात करते हैं, ठीक है, वेजेस में इन चारों में से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है, कौन सी चीज इंक्लूडेड होती हैं। तो अभी अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस और डीएनएस अलाउंस। ठीक है, आंसर बहुत इजी है, सिंपली पता चल रहा है आपका। ठीक है, बोनस और कमीशन ये आपका क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस ये क्या होता है, ये सब पर्क्स हैं। ठीक है, ये सब एडिशनल में आपको दिए जा रहे हैं, राइट। और डीएनएस अलाउंसेस ये मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है ना, डीएनएस जैसे जो आपका महंगाई भत्ता होता है, तो ये आपका वेजेस का फॉर्म होता है, राइट, वेजेस में इंक्लूडेड होता है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 4। मतलब वेजेस में आपका डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होगा, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट इज अ मैक्सिमम बोनस, कितना मैक्सिमम बोनस जो है एक एम्प्लॉय को पे किया जाता है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। देखिए एक सेट किया गया है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में, चाहे आपका सरप्लस हो या ना हो, आपको जो मिनिमम बोनस देना है वो 8.33% देना है सैलरी और वेज का, और जो मैक्सिमम देना है अगर आपका सरप्लस होता है तो आपको मैक्सिमम आप 20% तक दे सकते हो सैलरी और वेजेस का, राइट। तो मिनिमम 8.33 बजाय आपका सरप्लस हुआ है नहीं हुआ है, इट्स नॉट नेसेसरी। और अगर आप उसके अंदर आते हो तो आपको ये चीजें देनी है। मैक्सिमम आप कितना दोगे सरप्लस होने पे, 20%। तो 20% आपका कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 30 है, 25 है, 10 है और 20 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4, मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सैलरी और वेज। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉई है, आप उसको कम से कम 8.33% उसके सैलरी या वेज का और मैक्सिमम 20% दोगे। 20% का जब सरप्लस होता है और मिनिमम आपको देना है भले सरप्लस हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था फैक्ट्री एक्ट 1948 से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अ सेफ्टी कमिटी इज टू बी कंस्टिट्यूटेड इन अ फैक्ट्री वेयर। ठीक है, आपको बताना है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से अगर एक सेफ्टी कमिटी बन रही है, ठीक है ना, तो वो कहाँ बननी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग जब सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी कहाँ रखी जाती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा आता है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा हजार्डस प्रोसेस हो, राइट। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है आपका, मोर देन 1000 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, हैवी मशीनरीज आर यूटिलाइज, हजार्डस सब्सटेंसेस आर यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज यूज, डेफिनेटली सेफ्टी वहां रखी जाएगी जहाँ हजार्डस सब्सटेंस यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये साफ साफ मेंशन है सेक्शन 41G में। ठीक है, सेक्शन 41G में अगर आप पढ़ोगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के, ठीक है, तो उसमें किसके बारे में बात की गई है, उसमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में बात की गई है सेफ्टी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है ना, वो इक्वल नंबर में मिल करके एक सेफ्टी कमेटी फॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की बात की गई है और वर्कर्स क्या करते हैं, एक कमिटी फॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के एम्प्लॉय, मतलब मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर, और दोनों का नंबर इक्वल होता है। ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट के हों चाहे वो आपके वर्कर्स के हों। तो ये लोग क्या करेंगे, एक सेफ्टी कमेटी जो है फॉर्म करेंगे और वो ये सारी चीजें देखेगा कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पे हजार्डस चीजें हो रही हैं वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी जो मेजर्स जो है वो लेने हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा 3, यानी कि एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे हजार्डस सब्सटेंस यूज होते हो वहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 41G जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात की गई है सेफ्टी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एक सेफ्टी कमेटी फॉर्म करना है। ठीक है, और ये सेफ्टी कमेटी में कौन होता है, इसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट, इक्वल नंबर में।
ठीक है, और ये लोग वहाँ के से जुड़ी हुई जितने सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसके बारे में मिलकर डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ते हो ना चीजों को, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये ना सेक्शंस आपको आराम से याद हो जाएंगे, और एक बार ये सेक्शंस याद हुए ना तो आप इजीली सारे क्वेश्चन भी करने लग जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of the following act has not been enacted to regulate the wages? ठीक है, अब यहाँ पे 4 एक्ट के बारे में बात हुई है, और इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ये जो एक्ट हैं इसमें किसमें वेजेस के बारे में बात नहीं की जाती है, ठीक है ना। वेजेस के बारे में कोई भी चीजें रेगुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट की बात है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 तो ऑलरेडी ऑप्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो साफ साफ वेजेस के बारे में है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसमें भी वेजेस के बारे में, क्योंकि रिम्यूनरेशन आपके टर्म आ रहे हैं तो ये भी ऑप्ट आउट हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, क्योंकि डिस्प्यूट का एक सबसे बड़ा रीजन होता है पे, और तो इसलिए इसमें भी आपके वेजेस वगैरह के बारे में बात की जाती है। किसमें नहीं की गई है वेजेस के बारे में बात, फैक्ट्री एक्ट में, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में आपकी जो वर्किंग एरिया है, ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ पे वो लेबर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें कवर की गई है, ठीक है। इसमें वेजेस के बारे में बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, फैक्ट्री एक्ट 19, मतलब कोई भी आपका फैक्ट्री एक्ट है उसमें वेजेस के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे हमारे सामने मैच दी फॉलोइंग है, तो यहाँ पे आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में आपका वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, द लाइसेंसिंग ऑफिसर, द सर्टिफाइंग सर्जन है, और लिस्ट 2 में आपके सारे एक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है एक जैसे काम की, ठीक है। अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में बात करेंगे तो यहाँ पे एक जैसे काम का कोई मतलब है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करेंगे, एक जैसे काम बहुत मुश्किल है, कोई ऐसी चांसेस बात नहीं हो रही। इक्वल रिम्यूनरेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन यानी एक जैसा पे। अब भाई दो लोग एक जैसा काम करेंगे तो उनको एक जैसा पे मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली वर्क ऑफ सिमिलर नेचर जुड़ा हुआ हो सकता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट से। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये 3 इयर्स का आंसर, ठीक है। और माइंस एक्ट 1952 है, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, ठीक है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में आपका क्या हुआ है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी में ठीक है, यहाँ पे अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 की हम लोग बात करते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2D की, तो इसमें साफ साफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 होगा। अगर आप ऐसे देखो ऑप्शन में तो बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। वर्क ऑफ सिमिलर नेचर समझ में आ रहा है, देख के सेंटेंस से एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, अभी 3 आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर आप ये पूरा ऑप्शन देखोगे तो इसमें किसमें है, 3 है, सेकेंड में 3 है, ठीक है, और सिर्फ सेकेंड में 3 है, तो आपका ऑलरेडी आंसर आपके सामने है, ठीक है। लेकिन अभी अगर कुछ आगे, अगर मान लीजिए 1-2 ऑप्शन में और होता तो हम लोग बाकी सारी चीजें भी चेक करते हैं और इसमें चेक कर भी लेते हैं। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 की, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या इसमें क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है MIT के ना, वो लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है, ठीक है। इसके सेक्शन 12 में ये चीजें क्लियरली मेंशन है, राइट। तो लाइसेंसिंग ऑफिसर आपको किस में होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसको लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो इसमें इसका रोल है। फिर हम लोग इक्वल रिम्यूनरेशन का हमें मिल चुका है, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। माइंस एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो माइंस एक्ट में आपका क्या है,
माइंस एक्ट में आपको एक सर्टिफाइंग सर्जन की बात की गई है कि सर्टिफाइंग सर्जन क्या होता है। वहाँ पे जो एडोलसेंट होते हैं उनके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है अपॉइंट किया जाता है, जो उनको टाइम टू टाइम चेक करता है, क्योंकि माइंस में बहुत सारी चीजें होती है जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, राइट। तो माइंस एक्ट के सेक्शन 11 में, ठीक है, सेक्शन 11 में, माइंस एक्ट के 1952 के सेक्शन 11 में बोला गया है कि एक सर्टिफाइंग सर्जन होना चाहिए, यानी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को आप क्या करेंगे, एज अ सर्टिफाइंग सर्जन जो है अपॉइंट करेंगे। और ये क्या करेगा, ये जो एडोलसेंट होते हैं, वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको चेक करता है देखने के लिए कि वहाँ के काम से उनके ऊपर कोई ऐसा खराब असर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के हिसाब से, केस सेक्शन 2D के हिसाब से आपको जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिफाइन की गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 12 के हिसाब से लाइसेंसिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया है, राइट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के साथ में जो है वर्क ऑफ सिमिलर नेचर के बारे में बताया गया है। इसका भी मैं आपको सेक्शन बता दे रही हूँ। इसके सेक्शन, ये इसके सेक्शन 2H में, ठीक है, 2H में जो है वर्क ऑफ सिमिलर नेचर के बारे में बात की गई है। और माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 11 में सर्टिफाइंग सर्जन की बात की गई है। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन रहा है, 3124, ये ऑप्शन होगा आपका बी, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपकी कूल ड्रिंकिंग वाटर, एम्बुलेंस रूम, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स, वेलफेयर ऑफिसर, ये सारी चीजें क्लियरली आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपकी फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप इसको फिर मैं जैसे आपको बोला कि आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से एक्ट पढ़ना है। इसमें आपकी कूल ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये आता है आपका सेक्शन 18 में, ठीक है, कूल ड्रिंकिंग वाटर। इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे जो भी, जहाँ पे भी 250 से ज्यादा वर्कर हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको कूल ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना है। 250 से ज्यादा आप ऑप्शन में देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 3, राइट। एम्बुलेंस रूम की बात करें तो इसमें बात की गई है सेक्शन 45 में, ठीक है। सेक्शन 45 के हिसाब से क्या है, जहाँ पे भी 500 से ज्यादा वर्कर्स है वहाँ पे आपको एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पे एम्बुलेंस रूम के लिए 500 से ज्यादा वर्कर्स चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, राइट, 3, 4। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट बात करें शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन आपका आता है फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 47। इसके हिसाब से जहाँ पे भी आपके जो है 150 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको एक शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम्स जो है उसका प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है ना, वो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। फिर और लास्ट में आपका क्या आता है, वेलफेयर ऑफिसर आता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेक्शन 49 की बात करें हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के, तो जहाँ पे भी 500 या उससे ज्यादा वर्कर होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे भी 500 से ज्यादा वर्कर होते हैं वहाँ पे आपको एक वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एम्बुलेंस रूम में है 500 से ज्यादा होने चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर में 500 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कूल ड्रिंकिंग वाटर में जो है आपका 250 से ज्यादा होना चाहिए और शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम में 150 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको क्या यहाँ पे क्लियरली आंसर मिल रहा है, 3421 ऑप्शन में कहाँ है, 3421 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये आपका आंसर है, राइट। आपको ये सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, कूल ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18, एम्बुलेंस रूम सेक्शन 45, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम सेक्शन 47 और वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 49। तो ये सारे किसके सेक्शन है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, ठीक है सर। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो है ये सारी चीजों के लिए प्रोविजंस है कि कितने वर्कर्स हों, ठीक है, कितने वर्कर्स हों, तो ये सारी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, राइट।
अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 डिफाइंस माइंस। ठीक है, माइंस एक्ट 1952 की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइंस किस में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका आ रहा है 2I, 2J, 2B या 2A। ठीक है, अगर 2A की बात करें माइंस एक्ट में 2A में आपको तो एडोलसेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एडोलसेंट क्या होता है इसको डिफाइन किया जाता है, तो डेफिनेटली 2A आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2B की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2B में एडल्ट को डिफाइन किया जाता है, राइट। तो ये भी आंसर आपका नहीं होना है क्योंकि हमें यहाँ पे माइंस के बारे में हम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2G और 2I की बात करें तो जो 2I है इसमें आपका इंस्पेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, माइंस एक्ट आप पढ़ोगे तो इसमें देखोगे 2I में इंस्पेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या, 2J बचा। 2J में माइंस को डिफाइन किया गया है, राइट। तो ऑप्शन आपका क्लियरली यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके अकॉर्डिंगली माइंस क्या होता है, माइंस एक ऐसा इवैक्यूएशन प्रोसेस है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या पर्पस होता है कि किसी तरीके का मिनरल जो है वो सर्च किया जाए, ठीक है ना, और उसको निकाला जाए और उसके प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। मतलब इसके हिसाब से एक एक्सिक्यूशन करना है, एक्सकेवेशन करना है किसी भी तरीके का मिनरल्स का, राइट। तो 2J में माइंस को डिफाइन किया गया है माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है, आंसर नंबर है 2, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपको जो है मतलब काफ़ी मदद करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। देखिए मैं सारे ऑप्शंस को क्यों डिफाइन करती जाती हूँ, सो दैट कि एक ही क्वेश्चन से हमें कितनी सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगर हमने एक सेशन देखा तो हमें ये भी तो पता चला ना बाकी सेशन में क्या डिफाइन किया गया है। तो अगर आप इस तरह से अपनी पढ़ाई करोगे ना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी जो नॉलेज है ना वो वास्ट होती जाएगी। ठीक है, चीज़ें सारी कवर होती जाएंगी धीरे 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 करके, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी दे देगा तो बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो जब भी आप पढ़ो, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो हमेशा ये भी देख लो कि बाकी ऑप्शंस में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस किससे रिलेटेड हैं, अगर हम आंसर की बात कर रहे हैं उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो आई होप कि ये जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं या आपके लिए यूजफुल है, और आपके जो भी फीडबैक हैं या जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना, बहुत मेहनत से क्लासेस तैयार की है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।